तो सबसे पहले समझते हैं कि ओपीएस क्या है। जब हम सारी योजनाओं को डिटेल में समझ लेंगे, उसके बाद हमें पता चलेगा कि झगड़ा क्या है, राज्य के फिस्कल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, हमारे लिए जो पब्लिक के लिए पैसा खर्चा होता है उसका इससे क्या लेना-देना है, और क्या हमारा पैसा, क्या जनता क्या जो टैक्स का पैसा है वो पेंशन के रूप में दिया जाता है, बाकी लोगों को पेंशन के रूप में क्यों नहीं दिया जाता है। इसके साथ हम ये भी समझेंगे कि हमारी ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, हमारी पॉपुलेशन में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, उसका हमारे राज्य की फिस्कल हेल्थ से क्या लेना-देना है और पेंशन स्कीम्स से क्या लेना-देना है, सरकार के खर्चे से क्या लेना-देना है, सरकार के कर्जे से क्या लेना-देना है। तो ये सारी बातें समझेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि ये झगड़ा क्यों है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम क्या है। पुरानी पेंशन स्कीम में क्या होता है, सीधे शब्दों में समझ सकते हैं हम कि कर्मचारी जब काम करना शुरू करता है और फिर रिटायर होता है, हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका प्रमोशन होता है, अलग-अलग स्टेजेस पर वो प्रमोट होते जाता है और जैसे-जैसे उसका प्रमोशन होता है, उसको मिलने वाला पैसा यानी उसकी सैलरी भी बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता है कि जो उसके आखिरी 12 महीने हैं, वहाँ से जो सैलरी मिली है उसका जो एवरेज होता है, उस एवरेज का 50% उसको पेंशन के रूप में मिलता है। 50% पेंशन के रूप में मिलेगा किसका? उसने जो अपने पूरे सेवा काल में, अपने पूरे जो नौकरी में पिछले 12 महीनों में जितनी सैलरी उसको मिली है, उसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज सैलरी हर महीने की कितनी बनती है? उस एवरेज सैलरी का 50% आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। कब तक मिलेगा? जब तक आप जीवित हैं, तब तक मिलेगा। उसके बाद फैमिली को पैसा मिलेगा, मतलब पत्नी को मिलेगा या फिर जो नॉमिनी हैं, उनको मिलेगा। तो इस तरह से 50% आपकी सैलरी का आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। अब 50% आपको ये जो पेंशन मिल रही है, मतलब आपकी लास्ट जो सैलरी थी उसका 50%, मतलब एवरेज वाली सैलरी 12 महीने की, उससे जो 50% आपको ये पेंशन मिल रही है, ये सारा पैसा आपकी सैलरी जो आपको हर महीने सैलरी मिली, आपकी नौकरी के दौरान जो आपको सैलरी मिली, उसमें से 1 रुपया भी नहीं कटा था। जितनी आपकी सैलरी थी, उतनी सैलरी आपको मिल रही थी और उसके बाद ये जो 50% सैलरी मिल रही है आपको, ये सारा का सारा पैसा राज्य सरकार या केंद्र सरकार देगी। अब सबसे बड़ा झगड़ा यही है कि आपने नौकरी की, आपको सैलरी भी मिली और उसके बाद जब आप रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद आपको ये पैसा भी मिल रहा है और इसका पूरा भुगतान, ये 50% जो सैलरी है, इसका पूरा भुगतान सरकार को करना होता है और सरकार के पास पहले से ही पैसे की कमी है, सरकार के पास पहले से ही बजट की तंगी है, सरकार के पास टैक्स कलेक्शन कम है, सरकार को बहुत सारे काम करने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखना है, सरकार को शिक्षा भी देखनी है, सरकार को स्वास्थ्य भी देखनी है, सरकार को इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट भी करना है, सरकार को एग्रीकल्चर को प्रमोट भी करना है, सरकार को सड़क भी बनानी है, पानी, बिजली, नल, सारी सुविधाएँ सरकार को जनता के लिए करनी है और सिर्फ़ कुछ एम्प्लॉइज़ पर इतना पैसा खर्च हो जाता है, जबकि उन्होंने अपने जीवन के दौरान एक बड़ा पैसा कमाया है, एक बड़ी रकम कमाई है, उनकी अच्छी सैलरीज़ थी, उनके पास जॉब सिक्योरिटी थी, उसके बाद भी सरकार को इतना पैसा खर्च उनके ऊपर करना पड़ता है और यही कारण है कि लोग सरकारी नौकरियों को करना प्रेफ़र करते थे, सरकारी नौकरियों के लिए कोशिश करते थे और वहाँ पर सरकारी नौकरी जो होती थी, उसे समाज में प्रतिष्ठा का प्रतीक के रूप में भी देखा जाता था। तो एक प्रतिष्ठा का और इज़्ज़त का, साथ में फ़ाइनेंशियल सिक्योरिटी का, हर चीज़ का सोर्स थी एक सरकारी नौकरी। तो ये जो बोझ था, जो पेंशन का बोझ था, सरकार इस पेंशन के बोझ को कम करना चाहती थी और इस बोझ को कम करके सरकार 2004 में, अप्रैल 2004 में इस स्कीम को बंद करके एक नई योजना लेकर आई है और नई योजना में क्या हुआ है कि इस योजना में थोड़ा-सा बदलाव है। पुरानी योजना की तरह इसमें भी आपको पेंशन मिलेगी, लेकिन आप जब नौकरी करते हैं तो आपकी सैलरी से यहाँ पर पैसा कटने वाला है, कुछ पैसा। मतलब हर महीने आपका पैसा भी कटेगा आपकी सैलरी से और सरकार भी इसमें योगदान देगी। तो लगभग 10 से 14% यहाँ पर एम्प्लॉयी का पैसा कटेगा और पुरानी वाली जो पेंशन योजना थी उसमें 1 रुपया भी नहीं कटता था। लेकिन यहाँ पर आपकी तनख्वाह से उसमें कंट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पर एम्प्लॉइज़ के लिए सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है कि उनकी जो सैलरी है उससे पैसा कटता है और किसी का पैसा जब कटता है उसको बड़ी तकलीफ होती है। तो कर्मचारियों को भी यहाँ पर दिक्कतें हो रही है क्योंकि उन्हें अपनी सैलरी से पैसा यहाँ पर देना होता है। तो यहाँ पर एक तरफ कर्मचारी भी पैसा डाल रहा है इसमें, सरकार भी पैसा डाल रही है। अब इससे क्या हुआ कि सरकार के ऊपर जो पैसे का बोझ है वो काफ़ी कम हो गया क्योंकि एम्प्लॉयी भी पैसा दे रहा है, पहले एम्प्लॉयी पैसा नहीं देता था, अब सरकार और एम्प्लॉयी दोनों दे रहे हैं, तो सरकार के ऊपर जो पूरा खर्चा आता था, जो पूरा आर्थिक बोझ होता था वो कम हो गया है।
फिर अब इस पैसे को क्या करना है, इस पैसे को यहाँ पर जब भी पैसा इकट्ठा होता है तो इस पैसे को म्यूचुअल फंड में, शेयर बाजार में या कॉर्पोरेट बॉन्ड में या इस तरह के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर दिया जाता है। और जैसे आपका शेयर मार्केट और जैसे आपके जो बॉन्ड है जिनमें आपने निवेश किया है, एनपीएस का पैसा जिन भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, जिन भी निवेश स्कीम्स में पैसा निवेश हुआ है, वो जैसे परफॉर्म करती है उसके आधार पर तय होता है कि आपकी पेंशन आखिरी में कितना पैसा बना और आपकी पेंशन कितनी होगी। ओल्ड पेंशन स्कीम में ये नहीं होता था। ओल्ड पेंशन स्कीम में सरकार जो तय है उतना रकम आपको देगी, मतलब आपकी सैलरी का जो 50% वाला पोर्शन है, 50% पैसा आपकी जो लास्ट सैलरी थी वहां से मिलेगा। लेकिन एनपीएस में क्या है, एनपीएस ने जो पैसा आपकी सैलरी से दिया है और सरकार ने उसमें भी पैसा डाला है, तो जो भी पैसा यहाँ पर इकट्ठा हुआ है उसको करेंगे निवेश। और निवेश के बाद जैसे जैसे ये निवेश की रकम जो परफॉर्म करेगी उस परफॉर्मेंस पर निर्भर होगा कि आपके पास कितना पैसा बनेगा। और फिर उसके बाद जो पैसा बनेगा उसको आप नगद भी ले सकते हैं और मासिक पेंशन में भी बदल सकते हैं। यहाँ पर सरकार के ऊपर बोझ कम हो गया, कर्मचारियों के ऊपर थोड़ा सा बोझ डला है, इसलिए कर्मचारी कह रहे हैं कि एनपीएस को बंद करो और ओपीएस को लागू करो। तो ये समस्या है। अब भले ही सरकार ने एनपीएस को बंद तो कर दिया था, लेकिन सरकार को तो चुनाव में जाना था, कर्मचारियों की नाराजगी झेलनी थी, कर्मचारी विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे समय समय पर। तो सरकार ने क्या किया कि ओपीएस प्लस एनपीएस, ओपीएस और एनपीएस को मिलाकर एक नई योजना बनाई। और इस नई योजना में क्या होता है कि कुछ फीचर्स ओपीएस के हैं, कुछ फीचर एनपीएस के हैं और कुछ फीचर ओपीएस के हैं। अब यहाँ पर हुआ क्या है, एनपीएस के जैसे क्या करना है, एनपीएस में जैसे कर्मचारी भी कंट्रीब्यूट करता था, केंद्र सरकार भी कंट्रीब्यूट करती थी, वैसा यहाँ पर भी है। दोनों को अपना पैसा यहाँ पर डालना होगा अपने आने वाले भविष्य के लिए, तो दोनों का कंट्रीब्यूशन इसमें होगा। तो एनपीएस का ये फीचर हो गया। इसके बाद क्या है कि जब सेवानिवृत्ति की समय आएगा, जब आपका रिटायरमेंट का समय आएगा, वहां पर पेंशन और कॉर्पस की राशि सुनिश्चित होती है। यहाँ पर पहले से तय होता है कि कितना पैसा आपको मिलेगा। जो 50% है आपकी आखिरी सैलरी जो आपने निकाली है उसका एक अशोर्ड पेंशन आपको मिल जाएगी। अब ये वाला जो फीचर है, ये वाला फीचर है ओपीएस का। ओपीएस में आपको पहले से पता होता है कि कितना पैसा मिलेगा, एनपीएस में पता नहीं होता था। तो ये वाला जो फीचर है एनपीएस से ले लिया, मतलब आपके कर्मचारियों को भी इसमें योगदान देना होगा और सरकार को भी इसमें योगदान देना होगा। और जो ओपीएस वाला फीचर था कि आपको पहले से पता होता था कि आपको एक अश्योर्ड पेंशन मिलेगी, उतनी पेंशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर समस्या थोड़ी सी हल करने की कोशिश की है। तो यूपीएस को शुरू किया है केंद्र सरकार ने, और इसमें दोनों योजनाओं का फीचर है, क्योंकि इसमें सरकार को नाराजगी झेलनी पड़ रही थी, इसलिए यहाँ पर सरकार के ऊपर इस योजना में भी, मतलब यूपीएस में भी सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ कम हुआ है। एनपीएस के कुछ फीचर इसमें लागू किए हैं और ओपीएस के कुछ फीचर लागू किए हैं, ताकि कर्मचारियों को भी एक अश्योर्ड पेंशन मिल सके और सरकार के ऊपर भी वित्तीय बोझ न हो। तीनों योजनाओं को कंपेयर करें, ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस, इसमें क्या है, आपको गारंटीड 50% पेंशन मिलेगी। किसका 50%? आपकी जो लास्ट में सबसे आखिरी वाले महीने में आपको जितनी सैलरी मिली है उसका 50% आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। साथ में ये जो महंगाई भत्ता है, ये वगैरह ग्रेच्युटी है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर सबसे बड़ी जो फीचर था, सबसे बड़ी जो राहत थी कर्मचारियों के लिए, वो थी कि आपको कंट्रीब्यूट नहीं करना है। जितनी आपकी महीने की सैलरी है उतनी सैलरी तो आपको मिलेगी, लेकिन आपको इसके अलावा कोई पैसा नहीं देना है। लेकिन हुआ क्या है, एनपीएस में आपको भी पैसा देना होगा और जितना भी तय हुआ है 10 से 14%, 12% जो भी है, वो पैसा आपको भी देना है और सरकार को भी इसमें पैसा डालना है। तो सरकार के ऊपर से यहाँ से वित्तीय बोझ कम हो गया और एम्प्लॉयज़ के ऊपर वित्तीय बोझ बढ़ा है। और यहाँ से मार्केट लिंक्ड योजना है, यहाँ से आपका पैसा निवेश होगा और मार्केट में, मतलब शेयर मार्केट में जहाँ पर भी आपने पैसा निवेश किया है, चाहे म्यूचुअल फंड हो चाहे वो बॉन्ड्स हो, तो उन इंस्ट्रूमेंट्स, उन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के परफॉर्मेंस के ऊपर ये तय होगा कि आपकी सैलरी, आपकी पेंशन कितनी बनने वाली है। अब यहाँ पर कर्मचारियों के लिए पहले से तय नहीं था कि पेंशन कितनी बनेगी, तो उसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, उसको लेकर काफ़ी नाराज़गी थी। तो ये वाली योजना और ये वाली योजना, मतलब यूपीएस और एनपीएस के फीचर मिलाकर एक नई योजना बनाई। उसमें क्या हुआ कि 50% आपको पेंशन मिलेगी जो आपकी सैलरी है लास्ट महीने वाली, वो बाकी जो बेनिफिट्स है वो भी मिलेंगे और यहाँ पर कंट्रीब्यूट आपको भी करना होगा। कहाँ गया, ठीक है, यहाँ पर भी आपको एम्प्लॉयज़ को कंट्रीब्यूट करना होगा, लेकिन पेंशन अश्योर्ड मिल जाएगी।
यहाँ से जो अश्योर्ड पेंशन वाली बात है वो यहाँ पर गारंटी वाली बात है वो यूपीएस में है, और यहाँ से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन वाली बात है वो यूपीएस में आ गई है एनपीएस से। तो ये 3 योजनाएं हैं जो मुख्य रूप से केंद्र सरकार के लिए काम कर रही है। वैसे ही राज्य सरकारों में भी अपनी अपनी पेंशन योजनाएं हैं। अगर एनपीएस जैसी ही एक योजना थी जो अपने तमिलनाडु में लागू थी, वहाँ पर कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, उसमें भी एम्प्लॉयज़ को पैसा देना होता था और वो एनपीएस की तरह काम करती थी। तो एनपीएस काम कर रही थी तमिलनाडु में, मतलब वहाँ के जो अपने राज्य सरकार के कर्मचारी हैं उनके लिए कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम। अब तमिलनाडु की सरकार एक नई योजना लेकर आई है, तमिलनाडु अश्योर्ड पेंशन स्कीम। तमिलनाडु अश्योर्ड पेंशन स्कीम, इसमें क्या है कि आपको जो आखिरी सैलरी आपने जितनी भी निकाली है उसका 50% अश्योर्ड है कि आपको पेंशन मिलेगी। आपकी जो लास्ट सैलरी है उसका 50% आपको अपना पेंशन मिलती रहेगी। अब इसमें कंट्रीब्यूशन का ये है कि एम्प्लॉइज़ को भी कंट्रीब्यूट करना होगा और स्टेट यानी राज्य को भी कंट्रीब्यूट करना होगा। तो यहाँ पर ये जो फीचर हैं ओपीएस, एनपीएस मिलाकर हैं, और डियरेंस अलाउंस वगैरह वगैरह तो आपको मिल ही जाएंगे। और मृत्यु के बाद जो भी नॉमिनेटेड फैमिली मेंबर है उसको आपकी पेंशन का 60% पेंशन मिलेगी। 25 लाख तक की ग्रेच्युटी बनेगी और कम भी हो सकती है, मतलब जैसे भी आपके जो टेन्योर है आपकी सर्विस का उसके ऊपर डिपेंड करेगी। और इस योजना की एक और ख़ास बात है कि अगर आप अपनी पूरी सर्विस नहीं भी करते हैं, मिनिमम 10 साल की सर्विस करते हैं, तब भी आपको कुछ ना कुछ पेंशन तो मिल ही जाएगी यहाँ से। तो ये योजना इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें एक बात और कही है कि जो भी कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयज़ रिटायर हो गए थे, जिन्हें पेंशन बिना पेंशन के रिटायर हो गए, तो उन्हें भी कुछ ना कुछ पेंशन का यहाँ पर प्रावधान है। बाकी जितना पैसा लगेगा वो राज्य सरकार भी देगी और एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन भी इसमें होने वाला है। तो ये नई योजना तमिलनाडु सरकार लेकर आई है, तमिलनाडु अश्योर्ड पेंशन स्कीम। इसमें पुरानी वाली पेंशन योजना और नई वाली पेंशन योजना दोनों के फीचर हैं। राज्य सरकार भी इसमें कंट्रीब्यूट करेगी और एम्प्लॉइज़ को भी कंट्रीब्यूट करना होगा। तो ये जो नई योजना है, जो तमिलनाडु सरकार लेकर आई है, इसमें पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना का दोनों के फीचर्स हैं, दोनों की इसमें विशेषताएँ हैं। यहाँ पर राज्य सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगी, एम्प्लॉयी भी कंट्रीब्यूट करेंगे और पैसा वैसे तो मार्केट में ही इन्वेस्ट होना है, लेकिन एक अश्योर्ड पेंशन मिलने वाली है एम्प्लॉइज़ को, इसलिए एम्प्लॉइज़ की शिकायतें भी यहाँ पर दूर होती हुई दिख रही हैं और जो सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ पड़ता था, वो भी कम होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। अब होता क्या है कि आपके पास एम्प्लॉइज़ हैं, आपने उन्हें काम पर रखा है, तो ये जो एम्प्लॉयी है यहाँ पर काम करता है इस उम्मीद में कि जब भी रिटायर होगा, यहाँ पर बुढ़ापा आएगा, उसके बाद जितना भी खर्चा होगा उसमें पेंशन का काफ़ी ज़्यादा सहारा मिलेगा, पेंशन मिलेगी, आपको ग्रेच्युटी मिलेगी, आपको अपने रिटायरमेंट कॉर्पस से पैसा मिलेगा। तो ये जो पैसा है, पुरानी वाली पेंशन योजना में पूरा का पूरा पैसा जो मिलता था, वो मिलता था सरकार से। सरकार पूरा पैसा देती थी। एम्प्लॉइज़ से कुछ भी पैसा यहाँ पर नहीं लिया गया है। अब इसमें बोझ होता था सरकार के ऊपर, क्योंकि सरकार के पास पहले से ही पैसे की तंगी है, सरकार के पास बहुत सारे खर्चे हैं। ऊपर से जो जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारी बढ़ रही है, तो पहले मान लीजिए रिटायरमेंट के बाद कोई 20 साल के लिए किसी को पेंशन मिलती थी, अब हो सकता है कि उसको 30 साल, 40 साल तक हमको पेंशन देनी पड़े। तो पेंशन का खर्चा भी यहाँ पर बढ़ा है, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है और दूसरी तरफ सरकार के भी खर्चे बढ़ रहे हैं। जनता, बाकी जो लोग हैं उनकी भी ज़रूरतों को पूरा करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना है और दूसरी कल्याणकारी योजनाएं भी चलानी है, चाहे वो फूड सिक्योरिटी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक हो, सारा पैसा यहाँ से खर्च होना है। तो यहाँ से सरकार चाहती थी कि बोझ कम हो जाए और इसके लिए फिर नई पेंशन योजना आई थी और इस नई पेंशन योजना में एम्प्लॉय को भी पैसा यहाँ पर डालना होता था और सरकार को भी पैसा डालना होता था, और जो पैसा आता था उसको निवेश करते थे। निवेश के बाद जो निवेश की रकम जैसे भी परफॉर्म करती थी, उस हिसाब से यहाँ पर आखिरी में जो एम्प्लॉय को पैसा और पेंशन बनेगी वो तय होती थी। एम्प्लॉयज़ को शिकायत थी कि पेंशन की रकम अश्योर्ड नहीं है, इसलिए फिर क्या हुआ कि दोनों योजनाओं को मिलाकर नई योजना बनी है। तमिलनाडु सरकार ने अब ये जो नई योजना शुरू की है, इसमें भी दोनों पुरानी और नई वाली जो पेंशन स्कीम है उसकी दोनों के फीचर हैं। कुछ शिकायतें एम्प्लॉयज़ की दूर हो गई हैं और कुछ शिकायतें अपने सरकार की भी दूर हो गई हैं। सरकार के ऊपर से वित्तीय बोझ भी कम हुआ है। इसके बाद बात करें अगर हम
एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड की। तो एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में क्या होता है कि जो भी कर्मचारी कहीं पर ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहाँ पर 20 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, 20 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, मतलब ये ऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर है। तो ऑर्गेनाइज़्ड सेक्टर में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें ईपीएफ के तहत काम करना होता है। अब ये जो ईपीएफ है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, सॉरी, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड स्कीम का जो पैसा है वो निवेश होता है, मतलब वो सारा पैसा जो देख-रेख का काम होता है, सारा कलेक्शन होता है, एक बैंक है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। बाकी वैसे दूसरे बैंक की तरह काम नहीं करता है, ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड को ही देखता है। तो होता क्या है इसमें, कर्मचारी जो होता है वो अपनी सैलरी का 12% देता है, और जो एम्प्लॉयर होता है, मतलब जिसने आपको काम पर रखा है, कोई कंपनी है, मान लीजिए टाटा है, तो टाटा 12% देगा और एम्प्लॉय 12% देगा, और ये जो पैसा है आपके ईपीएफ में चला जाएगा। और ये जो पैसा है जो आपने अपनी सैलरी से कटाया है और जो आपके एम्प्लॉयर ने दिया है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो होता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, जहाँ से आपको रिटायरमेंट कॉर्पस का पैसा मिलेगा। दूसरा है एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम, यहाँ से जो पैसा मिलेगा वो आपको पेंशन के रूप में काम आएगा। और उसके बाद एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, यहाँ से जो पैसा होगा वो आपके इंश्योरेंस में लगेगा। तो ये वाली जो योजना है वो उन कर्मचारियों के लिए है जो 20 या उससे ज़्यादा कर्मचारी वाले किसी कंपनी में, किसी फर्म में काम करते हैं, जहाँ पर ये योजना एप्लीकेबल होती है। सारा काम देखता है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, और ये योजना 1952 से शुरू है। और अगर एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड की मैच्योरिटी की बात करें तो वैसे तो आप जब रिटायरमेंट होंगे, जब आपका पूरा सेवा काल समाप्त हो जाएगा, तब आपका मैच्योर होगा। लेकिन यहाँ पर आप 5 साल के बाद भी कुछ-कुछ पैसा निकाल सकते हैं, पार्शियल विथड्रॉल हो सकता है। और इसके अलावा जो कर्मचारी कहीं पर किसी फर्म में काम नहीं करते, जैसे कोई दुकानदार है या किसी का बिज़नेस है, अगर वे लोग भी पेंशन योजनाओं में निवेश करना चाहते हैं तो उनके लिए है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब ये वाला जो प्रोविडेंट फंड है, इसमें सिर्फ आपको ही पैसा देना होता है। तो न्यूनतम 500 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आप सालाना जमा कर सकते हैं। हर साल जब जमा करेंगे तो आपका पैसा इकट्ठा हो जाएगा और फिर आपको पेंशन के रूप में मिलेगा लास्ट में। इसकी जो अपनी ब्याज दर है वो थोड़ी-सी कम है, मतलब एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में जितना ब्याज मिलता है, जब लास्ट में आपका जो पैसा आपने जो कटाया है वो भी इकट्ठा होगा आखिरी में, और उस पर जो ब्याज बनेगा वो भी आपको वहाँ पर मिलेगा। तो ईपीएफ में जितना ब्याज दर है उससे थोड़ी-सी कम ब्याज दर है पीपीएफ में। और यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति, मतलब कोई एम्प्लॉयर तो है नहीं आपका, तो वो यहाँ पर निवेश नहीं करेगा। आपको ही 500 मिनिमम और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए तक यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। और इसकी जो देखभाल करते हैं, मतलब यहाँ पर कोई एक ऑर्गेनाइज़ेशन नहीं है, जैसे एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड में क्या था, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइज़ेशन था। लेकिन पीपीएफ का काम जो है वो देखता है कोई भी बैंक या डाकघर। अब ये जो ईपीएफ और पीपीएफ का पैसा मिलता है, इस पे आपको ब्याज मिलेगा, ठीक है, और इस पर टैक्स नहीं लगेगा, ये भी ठीक है। और आपने यदि कहीं से कर्जा लिया है तो इस पर लायबिलिटी नहीं आने वाली है। मतलब आप अगर कहीं से कर्जा लेते हैं, उसे चुका नहीं पाते हैं, तो जो आपसे लेनदार है, जो पैसा लेने वाला है, वो ये नहीं कह सकता कि आपका जो पीपीएफ का पैसा है या ईपीएफ का पैसा है उसे आप उससे आप कर्ज चुकाना होगा। तो कानूनन तौर पर आपको कर्ज चुकाने के लिए इस फंड पर कोई लायबिलिटी नहीं आती है। अब यहाँ पर ईपीएफ में क्या है कि ईपीएफ में पैसा एम्प्लॉय ने भी दिया है, एम्प्लॉयर ने भी दिया है, सरकार के ऊपर यहाँ से कोई बोझ नहीं पड़ा। पीपीएफ में सारा पैसा जिसने पेंशन योजना ली है उसके ऊपर ही पड़ा है, सरकार के ऊपर इसका कोई वित्तीय भार नहीं है, सरकार को इसका कोई पैसा नहीं देना है, सरकार के ऊपर खर्चा नहीं जाने वाला है। तमिलनाडु जो अश्योर्ड पेंशन स्कीम है, इसमें पैसा राज्य सरकार को देना है, सरकार के पास भी इसका देनदारी है, सरकार के पास भी इसकी ज़िम्मेदारी है, सरकार को भी इस पर खर्चा करना होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम में पूरा पैसा, पूरा जो वित्तीय भार है वो सरकार के ऊपर था, और नई वाली जो पेंशन स्कीम है उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार और एम्प्लॉइज़ सभी के ऊपर वित्तीय बोझ है, इसलिए सरकार का जो वित्तीय भार है, वित्तीय ज़िम्मेदारी थोड़ी-सी कम हो गई है। यूपीएस में पैसा तो यहीं से आने वाला है, एम्प्लॉइज़ कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन थोड़ी-सी एश्योर्ड गारंटी यहाँ पर यूपीएस में मिल गई है पेंशन की।